कृष्णा जल्दी करो, पिक्चर निकल गई तो सब मजाक किरकिरा हो जाएगा। देर मत करो, टैक्सी वाला बाहर इंतजार कर रहा है। बस थोड़ी देर और रुक जाओ। चाबी नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ रख कर भूल गई। कमबख्त, चाबी को भी इसी समय खोना था। अंबर झुंझलाकर बाहर निकल गया। कृष्णा भी मन ही मन खींच रही थी। जब भी जल्दी होती उसे न जाने क्या हो जाता था, परंतु पहले तो उसके स्नायुतंत्र इतने कमज़ोर नहीं थे। ये सब पिछले कुछ महीनों से होने लगा था, जब से उसने घर की संपूर्ण असंतुलित सी हो गई थी, जिम्मेदारियों का बोझ अपने सर पर लिया था। तभी से वह अचानक ही उसे माजी की कमी का एहसास हुआ। वह उनके बारे में सोचने लगी। माजी के व्यवहार को वह कितने गलत रूप में लेती थी। कदाचित उसने उनके स्नेहमयी स्वरूप को अंकुश का प्रतिबिंब समझा था। कृष्णा का सिनेमा देखने का उत्साह एकदम ठंडा पड़ गया। वह अपने आप में उलझ गई। उसके कानों में सिलाई मशीन की धड़ धड़ की आवाज़ गूंजने लगी। माजी घंटों तक मशीन पर काम करती रहती थी। कृष्णा को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। अब से माजी किसी न किसी बात पर नाराज थी। इससे पहले वे मामा जी के घर 3-4 दिन से अधिक कभी नहीं ठहरी थी, किंतु इस बार उन्हें पूरा 1 महीना गुजर गया था। कोई चिट्ठी पत्री भी नहीं भेजी उन्होंने। कृष्णा ने जब इस घर में दुल्हन के रूप में प्रवेश किया था, तब उसे महसूस ही नहीं होता था कि वह इस घर की गृह लक्ष्मी है। जैसा कि लोगों से उसने सुन रखा था कि मायके और ससुराल में अंतर होता है। मायके में माँ और ससुराल में सास, पर नहीं, उसके व्यवहारिक अनुभव में उपरोक्त कहावत तर्कसंगत नहीं थी। माँ जी के व्यवहार ने उसे यह एहसास करने का अवसर ही नहीं दिया था कि वह सास है। उनका व्यवहार तो उसकी सगी माँ से भी अधिक स्नेहमयी व गरिमायुक्त था। कृष्णा को अब समझ में आ रहा था, माँ जी के विनोदी स्वभाव को उसने सदैव ही विपरीत अर्थों में जोड़ा था। उनका मजाक वह कटाक्ष समझती थी। घर के प्रत्येक कार्य में उनका ही सिक्का ठुका रहता था। यही तो खटकता था उसे। इसी बात को लेकर कृष्णा ने अपने आप को कुंठित कर लिया था। वह कर्मण्य हो गई थी। परिवार के किसी भी काम में वह रुचि नहीं लेती थी। बस 24 घंटे उसका मस्तिष्क खिन्नता से भरा रहता था। माँ जी की कोई भी बात उसे हथौड़े की चोट की तरह लगती। उस दिन वह न जाने क्या निर्णय सोचकर बैठी थी मन में। श्याम को अमर दफ्तर से लौटा था। महीने की पहली तारीख थी। उसकी जेब गर्म थी। पूरा वेतन उसने माँ जी के हाथ पर रखते हुए कहा था, माँ, कल दूध वाला हिसाब मांग रहा था ना, आज चुकता कर देना। रतन से भी कह देना कि वह आज ही घर की जरूरत का सामान ले आए। रतन अपनी ससुराल गया है, सामान लेने तुम्हें ही जाना पड़ेगा। और हाँ, पिछले माह तुम दुकान से कुछ कपड़े लाए थे, उसके नौकर ने मुझे टोक दिया था। तुम आज ही उसके रुपए पहुंचा देना। अच्छा माँ, कहकर वह सीधा कृष्णा के कमरे में चला गया। कृष्णा के कान जैसे दीवार से चिपके थे। अमर के कदमों की आहट सुनकर वह झटपट फोटो एल्बम खोलकर बैठ गई और कृत्रिम व्यवस्था का नाटक करने लगी। अमर जरा जल्दी में था। उसने खुशी से झूमते हुए कृष्णा की कमर में चुटकी भर ली। रानी जी, इस रामायण को बंद करो और फटाफट खाना लगा दो। मुझे दोस्तों के साथ पिक्चर जाना है। बहुत जल्दी, किंतु कृष्णा मन में कुछ और सोच कर बैठी थी। वह बोली, घर में सब्जी नहीं है, खाना बनाने में समय लग जाएगा। आज मैं भी आपके साथ पिक्चर देखने चलती हूँ। खाना हम किसी होटल में खा लेंगे। होटल में? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। मेरे दोस्तों के बीच बैठकर पिक्चर देखोगी तो क्या हुआ? क्या आपके दोस्त अपनी पत्नियों को सिनेमा नहीं दिखाते? तो आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी। माँ जी से इजाज़त मांगती हूँ। अमर की बात सुनने से पहले ही कृष्णा दरवाजे के बाहर निकल दी। अमर ने उसका रास्ता रोक लिया। कृष्णा, माँ के पास मत जाओ, मैं तुम्हें दोस्तों के साथ नहीं ले जा सकता। घर की मर्यादाओं का कुछ तो ख्याल करो। कृष्णा की आंखों में तलवार की धार सी चमक उभर आई। वह तेज स्वर में बोली, आप मुझे जानवरों की तरह कैद करना चाहते हैं? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरी भावनाएं नहीं कि मैं भी मनोरंजन करूं, घूमने जाऊं, खुली हवा में सांस ले सकूं? तुम्हें मना किसने किया है? दिन भर खाली रहती हो, कहीं भी उठ बैठ सकती हो, शकुंतला के साथ पिक्चर जा सकती हो। बिना पैसों के न तो पिक्चर देखी जा सकती है और न ही बाजार घूमा जा सकता है। आपको मेरी ज़रूरत की चिंता ही कहाँ है? आपको तो केवल अपने आप से मतलब है। तुम्हारा मतलब क्या है? अमर का चेहरा तमतमा गया। मेरा कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ कि इच्छाएं सभी की समान होती है। आप अपने वेतन के मालिक हैं। जब भी जिस तरह चाहा उसी प्रकार खर्च किया। मेरी महत्वाकांक्षाओं तो अभावों के बीच घुटकर रह जाती है। कृष्णा का गला भर गया। अमर के माथे पर बल पड़ गए। कृष्णा का चेहरा उसने हथेलियों के बीच ले लिया और बोला,
कृष्णा, शादी के बाद आज पहली बार मैंने तुम्हारे मुँह से इस तरह की बातें सुनी है। क्या बात है? क्या तुम्हें मेरे प्यार में कोई कमी नजर आई? तुम सुखी नहीं हो इस घर में? कृष्णा ने जवाब नहीं दिया। सिसकती हुई वह अपने कमरे में बंद हो गई। अमर की कर्तव्य विमुख रह गया। उसे यकीन हो गया कि जरूर कृष्णा के मन में किसी ने जहर भरा है। अमर को खूब ध्यान था, उसने कभी भी कृष्णा की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। उसकी इच्छाओं का कभी भी दमन नहीं किया था। फिर उसके दिमाग में यह बात कैसे घर कर गई कि वह उपेक्षित है। उस दिन अमर पिक्चर देखने जरूर गया था, पर उसका मन नहीं लगा था। रह रहकर उसके मस्तिष्क में कृष्णा के शब्द विस्फोट की भांति गूंजते रहे थे। सिनेमा से लौटते समय एकाएक ही उसे विचार आया कि कृष्णा इसलिए तो परेशान नहीं है कि वह पूरा वेतन माँ को दे देता है। अपने वार्तालाप में कृष्णा ने उसके वेतन पर भी टिप्पणी की थी। दूसरे दिन अमर ने यह आभास भी नहीं होने दिया कि कल उनके बीच किसी भी प्रकार का विवाद भी हुआ था। उसने खुद ही बात को सामान्य करने के लिए कहा, कृष्णा, कल की पिक्चर बहुत अच्छी थी। आज तुम माँ के साथ देख आना। मेरा देखने का मूड नहीं है, कृष्णा ने रूखा सा उत्तर दिया। कल तुम खुद ही चाह रही थी, आज मैं कह रहा हूँ तो इंतजार कर रही हो। समझ में नहीं आता कि तुम चाहती क्या हो। अमर झल्ला गया। आप व्यर्थ ही परेशान हो रहे हैं। मेरा सचमुच मूड नहीं है। पिक्चर में पैसे बेकार चले जाएंगे। इन रुपयों से घर का कुछ सामान आ जाएगा। कृष्णा ने जिस ढंग से कटाक्ष किया था उस पर अमर तिलमिला गया था, पर उसने कहा कुछ नहीं, शांति रहा। बातें आगे बढ़ाकर वह घर में वातावरण को अशांत करना नहीं चाहता था। अमर दफ्तर चला जाता तो घर की व्यवस्था माँ जी को ही संभालनी पड़ती थी। कभी घर में तेल नहीं तो कभी लकड़ी, माँ जी को ही संभालना पड़ता था। कभी घर में तेल नहीं तो कभी लकड़ी। माँ जी तत्काल बाजार जाती और आवश्यकताओं की पूर्ति करती। यही कारण था कि अमर पूरी तनख्वाह माँ जी को थमा देता था। माँ जी भी पूरा पैसा ताले में बंद नहीं रखती थी। उनके घर में एक ही अलमारी थी। पूरा वेतन उनकी खुली अलमारी में रखा रहता था। माँ जी ने कृष्णा से भी कह रखा था कि उसे पैसों की आवश्यकता पड़े तो अलमारी में से लेने के लिए उसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। पर कृष्णा के मन में अलग ही धारणा थी। उसका सोचना था कि पैसों की जिम्मेदारी तो माँ जी को सौंपी गई है। अलमारी में हाथ डालकर वह अपने स्वाभिमान को कलंकित करना नहीं चाहती थी। कृष्णा के इस अव्यवहारिक स्वाभिमान की तरह अमर का ख्याल ही नहीं गया था। वह तो उसके इस मौन को उसके व्यवहार का हिस्सा समझता था। किंतु शुरू में ऐसा भी नहीं था। जब कृष्णा नई नई ब्याह कर इस घर में आई थी तब वह अक्सर प्रसन्न रहती थी। कृष्णा को कहानियाँ कहने का शौक था। अमर देर रात तक बिस्तर पर उसकी प्रतीक्षा करता रहता था और वह माँ जी को कहानियाँ सुनाती रहती थी। मगर धीरे धीरे यह प्रसन्नता गायब होती चली गई। उसका स्थान कठोर गंभीरता ने ले लिया। यह गंभीरता किस कुंठा से उत्पन्न हुई थी, इस बात को अमर बहुत देर से समझ सका था। अगले दिन मामा जी का पत्र आया था। वे बीमार थे और माँ जी को तत्काल बुलाया था। अमर ने माँ से कहा भी था कि वह एक दिन का अवकाश लेकर उन्हें मामा जी के यहाँ छोड़ आएगा, किंतु माँ जी ने मना कर दिया। कहा, बहू को अकेला छोड़ कर जाएगा? मैं तो चली जाऊंगी। स्टेशन के पास ही तो उनका घर है। तू मुझे गाड़ी में बैठा देना बस। अमर कुछ न कह सका। उसे कहाँ पता था कि माँ जी ने उसके और कृष्णा के बीच उत्पन्न विवाद को सुन लिया था। उसी दिन से उन्होंने एक विचित्र सी खामोशी अख्तियार कर ली थी। मामा जी का पत्र पाकर उनकी भाव मुद्रा बदली थी। वे उसी दिन ट्रेन से चली गई थी। तब से अब तक उनके बारे में आने की कोई सूचना नहीं मिली थी और न ही उन्होंने पत्र डाला था। वह तो एक दिन अमर ने ही दफ्तर से मामा जी के यहाँ फोन किया था। मामा जी ने स्पष्ट कह दिया था कि उनकी बीमारी लंबी है, वे बहन को इतनी जल्दी नहीं भेज सकते। माँ जी की अनुपस्थिति में घर के सारे कार्य कृष्णा के सिर पर आ पड़े। माँ जी के रहते उसे मुश्किल से खाना बनाना पड़ता था। खाना खाने के बाद उसका बाकी समय बिस्तर पर गुजरता था। वह कुछ न कुछ पढ़ती ही रहती थी, परंतु अब तो काम की व्यवस्था से समय निकलना असंभव प्रतीत होता था। अगले माह अमर ने पूरा वेतन कृष्णा की हथेली पर रखते हुए कहा था, सामान की लिस्ट बनाकर रतन को दे देना। तुम्हें अपना कुछ खरीदना हो तो शाम को मेरे साथ चलना। कृष्णा की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। शादी के बाद पहली बार उसने अपने हाथ पर 6,000 रुपये देखे थे। इन रुपयों पर उसका अपना अधिकार था। वह अपने अनुसार इन्हें खर्च करेगी। रुपयों को उसने कई बार गिना। हर बार उसे कम ज़्यादा गिनती प्रतीत होती थी। कृष्णा ने जरूरी सामान की लिस्ट बना ली। कुछ रुपए पिछले उधार वालों को भी देने थे। कुछ हिसाब जोड़ा तो खुशी पहले की अपेक्षा कम होती गई थी। कुछ हिसाब को चुकता करने के पश्चात उसके हाथ में मुश्किल से 300 रुपये बचते थे। कृष्णा सोच में डूब गई। मात्र 300 रुपये बचेंगे, इसमें पूरे महीने की सब्जी के अलावा आकस्मिक काम भी तो पड़ जाते हैं। ऊपर से अमर उसे
इच्छित वस्तुएं खरीदने के लिए बाजार ले जाने वाले थे। यदि आज ही इच्छित वस्तुएं खरीद ली गई तो 5 महीना कैसे गुजरेगा। पहली बार उसके दिमाग में यह बात आई। वह तो शुरू से ही न जाने क्या क्या सोचे बैठी थी। पति के वेतन से वह सारी अभिलाषाओं की पूर्ति करेगी। बड़े ऊंचे सपने थे। उसके यौवन की दहलीज पर कदम रखते ही उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई थी। अपने अभावों की पूर्ति उसने पति के घर से पूरी करने की कल्पना की थी, परंतु अब प्रतीत हो रहा था कि कल्पनाएं मात्र कल्पनाएं करने के लिए ही होती है। कृष्णा ने अपने पिता और पति के साथ बिताए जीवन का तुलनात्मक अध्ययन किया तो पाया कि उसने पति के घर पर वह सब कुछ पाया ही था जो व्यक्ति के जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा, मकान और पति का प्यार। पर उसकी कल्पना की उड़ान तो बहुत ऊंची थी। उड़ान भरकर वह 7 समंदर पार करना चाहती थी, पर उसे यह कहाँ पता था कि ऊंची उड़ान भरने वाले बाज बहुत कम ही पृथ्वी पर लौटते हैं। अब तो कृष्णा एक ही महीने में धरातल पर उतर आई थी। आज अमर ने पिक्चर जाने का प्रोग्राम बना लिया था, किंतु कृष्णा घर के ताले की चाबी कहीं भूल गई थी और जब चाबी मिली तब तक टैक्सी वाला जा चुका था। पिक्चर का समय भी निकल चुका था, इसलिए मेला घूमने की योजना बना ली। दोनों पैदल ही घर से निकले। टैक्सी का ख्याल भी निकल गया। बाजार से गुजरते हुए अमर ने कहा, कृष्णा, अपना सामान तुम यहीं से खरीद लो। मेले की चीज़ें अधिक टिकाऊ नहीं होती। क्या मिलता है इस बाजार में? कपड़ों की दुकानें हैं, तुम्हारे लिए साड़ी देख लेते हैं। कृष्णा संकोची मुद्रा में साड़ी देखते हुए बोली, केवल 300 रुपये हैं, सिर्फ 300 रुपये। इतने रुपये तो मेले में ही खर्च हो जाएंगे। तुम्हें 700-800 रुपये तो लाने चाहिए थे। 700-800 रुपये के कपड़े खरीद लेंगे तो महीने का खर्च कैसे चलेगा? कृष्णा ने पहली बार समझदारी की बातें की। खर्चा तो चलता ही रहता है, इसका अर्थ यह तो नहीं कि कपड़े ही न खरीदे जाएं। तुम मेरे साथ आओ, मैं बताता हूँ कि महीना कैसे चलता है। अमर उसे दुकान पर ले गया। कृष्णा ने 225 रुपये वाली 2 साड़ियाँ पसंद की। अमर ने 500 रुपये उधार खाते में लिखवा दिए। मेला पहुँचने पर कृष्णा ने कहा, आप उधार नहीं लिया करें। यदि अगले महीने 500 रुपये कपड़े वाले को न दे सके तो कपड़े वाला क्या सोचेगा? कुछ नहीं सोचेगा, अमर ने कहा। नौकरी वालों की इसी तरह गुजर बसर करनी पड़ती है। क्या पति अपनी पत्नी को अच्छे कपड़े नहीं पहना सकता? स्त्री की शोभा कपड़ों में ही होती है। यह अत्यंत भावुक क्षण था। कृष्णा की आंखों में आंसू भर आए। वह भरे कंठ से बोली, घर की व्यवस्था कितनी कठिन होती है, यह मैं देर से समझ सकी। पहले मैं सोचती थी कि आप लोग अपने पैसों को अपनी तरह से खर्च करते हैं, मैं गलत थी। पर अज्ञानतावश तो कोई भी गलती कर सकता है। क्या आप मुझे क्षमा? अमर ने आगे कुछ कहने से पहले ही कृष्णा के होठों पर अपनी अंगुली रख दी। बस अब कुछ मत कहो। कृष्णा गाल के नीचे लुढ़क गए और वह मुस्कुरा दी। झूले में झूलते हुए अमर ने रिस्ट वॉच की ओर देखते हुए कहा, कृष्णा, अभी समय है, लास्ट शो मिल जाएगा, फिर खर्चा। कृष्णा ने अमर की ओर तिरछी नज़र से, जी हाँ, मनोरंजन भी जीवन का एक आवश्यक अंग होता है, इसे भी खर्चे की लिस्ट में लिख लेना। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। कृष्णा के चेहरे पर एक नया अनुभव और कुछ नया पाने की खुशी उभर आई। अमर सोचने लगा, माँ का कथन गलत नहीं था। पत्नी को घर की सभी जिम्मेदारियां सौंप देनी चाहिए, तभी उसके व्यक्तित्व और अनुभवों में निखार आता है। आज कृष्णा व अमर दोनों ने ही जिंदगी के सच को जाना। कृष्णा के जीवन में आज भावनाओं के जवर की उच्चतम सीमा थी। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।